नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय मुद्राओं में पश्चिमी आपके जो क्षत्रप हैं उनकी मुद्राओं के बारे में। दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राचीन भारतीय इतिहास का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में लगातार प्राचीन भारतीय राजवंशों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्राओं को जारी किया गया उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे हम सातवाहन काल की बात करें, चाहे कुषाण काल की बात करें, चाहे गुप्त काल की बात करें। हर एक काल में दोस्तों अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का जो प्रचलन दोस्तों वो देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों हम सभी ने पिछले क्लास के माध्यम से अभी तक आहत मुद्राओं के बारे में और हिंद यवन मुद्राओं के बारे में अर्थात पंचमांगड क्वाइंस और इंडो ग्रीक क्वाइंस को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं पश्चिमी क्षत्रप शकों की मुद्राओं के बारे में। इसके पहले के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी एक बार जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक जरूर से दे दीजिएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न क्षत्रप की शकों की मुद्राओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था हिंद यवन के बारे में, इंडो ग्रीक के बारे में, तो वहां पे कुछ चीजें दोस्तों आपने पहली बार देखी थी। जैसे आपने जब इंडो ग्रीक पढ़ाया था, मैंने तो बताया था कि इंडो ग्रीक में पहली बार आपने देखा कि वहां पर जो द्विभाषी या फिर कह लें जो द्विलिपि जो सिक्के थे वह पहली बार चलाए गए थे वहां पे। ठीक है, बाइलिंगुअल बाइस्क्रिप्चुअल जो कॉइन्स हैं पहली बार आपको हिंद यवन शासकों के द्वारा जो है इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा चलाए गए थे। साथ ही साथ जो है इंडो ग्रीक कॉइन्स में आपने देखा कि जो शासक हैं उनका जो अंकन है, शासक के जो चित्र हैं उनका जो अंकन है, उनकी जो आकृति है शासकों की, उनका भी अंकन आपकी उनकी मुद्राओं पे पहली बार देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंद यवन शासक हैं इनकी मुद्राओं में लेख भी जो है वह देखने को मिलना शुरू हो जाता है, जहां पे इसके पहले हिंद यवन के पहले जो आहत मुद्राएं थी उनमें इस प्रकार की चीजें नहीं थी। न ही शासक के बारे में कोई आकृति मिलता था, न ही कोई लेख मिलता था। ठीक है, वहां पे केवल जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है आहत मुद्राओं में, वो देखने को मिलता था। तो कहानी जब इंडो ग्रीक पे आई तो लेख भी मिला, एक से ज्यादा लेख मिले, और आपके जो है कि शासकों की आकृतियों का अंकन भी मिला। लेकिन जब ये कहानी बेटे पहुंचती है मुद्राओं की वेस्टर्न क्षत्रप पे, पश्चिमी क्षत्रप के शासकों पे, तब कहानी में थोड़ा सा और परिवर्तन होता है। अभी तक जहां पे हमें केवल भाषाओं का, लेखों का और शासक की आकृतियों का अंकन मिल रहा था, पश्चिमी क्षत्रप की मुद्राओं पर यह है कि इनमें संवत या फिर तिथियों का अंकन उत्कीर्ण होना इनकी प्रमुख विशेषता है। अर्थात इसमें जो है आपकी जो पश्चिमी क्षत्रप की मुद्राएं हैं इनमें जो तिथि है, जो डेट है, या फिर जो संवत के रूप में जो डेट है वो यहां पर हमें मेंशन होते हुए दिखाई देते, जिससे पता चलता है कि ये जो आपका क्वाइन है ये कब का है, किस डेट का है, ये इसमें मेंशन होते हुए दिखाई देता है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अब कादर्मक शक शासक जिसका नाम है जीवदामन के शासन काल से राजा के सिर के पीछे शक संवत तिथियों के उल्लेख की परंपरा जो है वो प्रारंभ होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कादर्मक शक शासक जिसका नाम क्या है बेटे, जीवदामन, और जीवदामन के ही शासन काल में आप देखेंगे कि पहली बार जो राजा की आकृति होती थी, उस राजा की आकृति के जो पीछे वाला भाग होता था उसमें शक संवत में जो तिथियों का जो अंकन है, जो ये परंपरा है, वो शुरू होती हुई हमको इस काल में देखने को मिलती है। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा, यहां पे इंडो ग्रीक्स ने दो भाषाओं में, दो लिपियों में अपनी मुद्राओं का प्रयोग किया था, लेकिन आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षत्रप की मुद्राओं पे यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये जो तीन लिपियां हैं, यूनानी, ब्राह्मी अर्थात ग्रीक हो गया, ब्राह्मी हो गया और खरोष्ठी हो गया, इन तीन लिपियों का, ठीक है, ट्राइस्क्रिप्चुअल जो क्वाइंस हैं, ठीक है, तीन लिपियों का जो प्रयोग है यहां पर देखने को मिलता है।
इंपॉर्टेंट है, 3 लिपियों का प्रयोग एक साथ एक मुद्राओं में जो है यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा उनकी अधिकांश मुद्राएं रजत निर्मित हैं, लेकिन तांबे के, शीशे के, पोटीन के भी जो सिक्के हैं दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी क्षत्रप शासकों की यदि आप मुद्राओं को देखेंगे तो यहां पर जो है कि मुख्यतः जो आपके सिक्के बने हैं, जो मुद्राएं बने हैं, वो किसके हैं बेटे? चांदी के हैं, रजत के हैं। लेकिन इसके अलावा ताम्र के माध्यम में अर्थात तांबे के, शीशे के और पोटीन की भी जो मुद्राएं हैं वो हमें पश्चिमी क्षत्रप के शासकों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो जीवदामन की मैंने बात की, जहां से संवत वाली जो प्रक्रिया है, जो एक आधर्मक शासक है, जहां से शुरुआत होती है, तो जीवदामन के समय से ही शकों ने पोटीन की मुद्रा निर्गत करना शुरू किया था। तो जीवदामन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं बेटे। पहला तो इन्हीं के समय में आप देख रहे हैं कि जो संवत की परंपरा है वो शुरू हो रही है, और दूसरी चीज जो पोटीन के बने हुए सिक्के हैं वो भी शुरू हो रहा है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सातवाहन काल में जो सिक्के हैं उनमें जो पोटीन का सिक्का है, सातवाहन ने जो है कि स्थापित किया था, उसको शुरू किया था, उसको भी बेटे ध्यान रखना, वहां से भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीवदामन की मुद्राओं में उन्होंने पोटीन के सिक्कों को जो निर्गत करना शुरू किया था, और इनके सिक्कों पर स्वामी उपाधि मिलती है। कौन सी बेटे? जो स्वामी टाइटल है, जो स्वामी उपाधि है वो वहां से प्राप्त होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कादर्मक वंशी जो शकों की मुद्राएं हैं, इनमें प्रायः प्रचलित करने वाले जो शासक हैं उनका नाम, ठीक है, उपाधि के साथ उनके पिता का नाम भी अंकन मिलता है। यदि आपके एग्जाम में, यदि आप कल को कोई तैयारी कर रहे हो सीयूईटी पीजी का, आपका एएससी आर्कियोलॉजी से या फिर हिस्ट्री से या फिर हिस्ट्री यूजीसी नेट से या फिर आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से, तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप होता है असर्शन एंड रीजन का। ठीक है, इसको हम लोग तर्क और कारण वाला क्वेश्चन कहते हैं। उनमें यह पॉइंट बड़ा जबरदस्त बन सकता है कि जो कादर्मक शासक हैं उनकी मुद्राओं पे हमें क्या देखने को मिलता है कि उनमें जो प्रचलित करने वाला शासक, मतलब जो शासक इस मुद्रा को प्रचलित कर रहा है, जो जारी कर रहा है, उस शासक का नाम, ठीक है, साथ ही शासक की जो उपाधि है उसका नाम और उसके पिता का नाम, इन 3 चीजों का जो अंकन है वो हमें पश्चिमी क्षत्रप शासकों में देखने को मिलता है, वो भी खास करके इसमें जो कादर्मक वंशी शक हैं उनकी मुद्राओं में। दूसरे एक बड़े जबरदस्त रूलर हैं रुद्रदामक। ठीक है, अब आपने देखा जीवदामन को, अब आप देख रहे हैं रुद्रदामन को, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके 42 ग्रेड के सिक्के अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ये वैल्यू ध्यान में रखिएगा। तो शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, सामंत पाशादिका में मुद्रा के लिए रुद्रदामक शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, सामंत पाशादिका जो कि एक बौद्ध लिटरेचर है, और इस बौद्ध लिटरेचर में उसके लिए जो मुद्रा के लिए जो टर्म है वो क्या मिलता है? रुद्रदामक। और रुद्रदामन ने किस प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? तो चांदी की जो मुद्राएं हैं रुद्रदामन ने वह चलाई थी। वहीं पे चस्टन की यदि हम बात करते हैं तो चस्टन के सिक्कों पर घोड़े का अंकन मिलता है। ठीक है, वहीं पे जयदामन, जीवदामन और रुद्रदामन के सिक्कों पे जो वृषभ है, वृष है, उसका अंकन देखने को मिलता है। तो ये जो आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी परंपरा शुरू में ही आपके जो आपके आहत सिक्के हैं दोस्तों वहां से शुरू हो गई थी, और ये परंपरा लगातार चले आ रही थी। चाहे हम बात करते हैं वनस्पतियों के अंकन की, चाहे हम बात करें पशु पक्षियों के अंकन की, ये मुद्राओं पर हमें देखने को मिलता है। इसी में चस्टन की मुद्राओं पर घोड़े का अंकन, जयदामन, जीवदामन, रुद्रदामन के सिक्कों पर वृषभ का जो अंकन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र नासिक के जो शक शासक हैं नहपान, इन्होंने जुन्नार के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी पढ़ा था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। जुन्नार के क्षेत्र में भाई साहब ने सातवाहन प्रतीक चिन्ह प्राचीर के बीच वृक्ष, हाथी, सिंह आदि को बने रहने दिया, परंतु उसने सातवाहनों के उज्जैन प्रतीक चिन्ह को अपने वज्रपात और तीर में बदल दिया। इससे यह पता चलता है कि इन भाई साहब ने जो सातवाहन काल के सिक्के थे
उनको वापस से इन्होंने री इंप्लीमेंट किया था, उसमें कुछ परिवर्तन किए और इनको जो है इन्होंने री इशू किया था, जिसमें जो सातवाहन सिंबल थे, जैसे आपके प्राचीर के बीच में वृक्ष हो गया, हाथी हो गया, सिंह हो गया सॉरी, तो इनको तो रहने दिया, लेकिन उन्होंने जो आपके सातवाहन के जो सिंबल थे, उज्जैन का प्रतीक चिन्ह, उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया और उसके स्थान पे वज्रपात और तीर जैसे जो सिंबल हैं वहां पे उन्होंने उसको ऐड कर दिया। और ये सिक्के उनको कहां से मिलते हैं, तो ये सिक्के जो जुन्नार का क्षेत्र है, ठीक है, वहां से मिलते हैं और ये आपके नहपान के सिक्के हैं। इसके अलावा गुजरात का भावनगर काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, चर्चा में रहने वाला क्षेत्र है मोदी जी की वजह से। तो गुजरात के भावनगर में स्थित जो प्राचीन बंदरगाह गोधा से नहपान के चांदी के सिक्के इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोटस एवं डायोनिसियस के सिक्कों के साथ मिले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्राचीन बंदरगाह है वहां से न केवल आपके इस नहपान के सिक्के मिले हैं, बल्कि जो हिंद एवं शासक हैं, जो इंडो ग्रीक रूलर हैं, जिनमें हम अपोलोडोटस और आपके डायोनिसस की बात करते हैं, उनकी भी मुद्राओं के हमें जो प्रमाण है वो इन क्षेत्रों से दिखाई देते हैं। ठीक है, वहीं पे अब हम बात करेंगे शक पहलव सिक्कों की विशेषताओं के बारे में। अभी हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, जो पश्चिमी महाक्षत्रप थे उनके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं शक पहलव के बारे में। सर्वप्रथम जो मिथ्रेडेट्स हैं, शासकों के नाम देखो बेटे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया पश्चिमी क्षेत्रपों में, तो उसमें आपने जीवदामन का नाम ध्यान में रखा, ठीक है, आपने नहपान का नाम ध्यान में रखा, ठीक है, आपने जय दामन का नाम ध्यान में रखा, रुद्र दामन का नाम ध्यान में रखा। तो जब आपको कल को यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्रोनोलॉजी के लिए, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस राजवंश से संबंधित है और उसने किस प्रकार की जो मुद्राएं हैं वह जारी की थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिथ्रेडेट्स हैं उनके सिक्कों पर बैसिलियस बैसिलियन जो उपाधि है वह देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिथ्रेडेट्स हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक हैं इस वंश के, उनके सिक्कों पर जो बैसिलियस बैसिलियन जो टाइटल है, जो उपाधि है, वो देखने को मिलती है। वहीं पे मेउस या फिर मौ या फिर आप लोग माओस भी कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जो इनसे क्वेश्चन है दोस्तों बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं इसको तो भैया रट के जाइएगा। तो मेउस या फिर माओस के सिक्कों पे खड़ी हुई मुद्रा में, स्टैंडिंग पोजीशन में जो पोसाइडन है, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि पोसाइडन एक यूनानी देवता है, समुद्र के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो इनका अंकन, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए पुरुष का अंकन, जिसे कुछ लोग बुद्ध कहते हैं तो कुछ लोग इसको एक शासक के रूप में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिशूलधारी पुरुष का अंकन, जिसे कुछ इतिहासकार शिव के रूप में भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन सभी का अंकन जो है हमें किसकी मुद्राओं पे मिलता है, मेउस या फिर माओस जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी मुद्राओं पर देखने को मिलता है। पहला तो पोसाइडन जो कि एक समुद्री देवता है, उनका अंकन। दूसरा बैठे हुए पुरुष का अंकन, जिसको लेकर विवाद है, कुछ इनको बुद्ध मानते हैं तो कुछ इनको शासक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। वहीं पे तीसरे जो आपके त्रिशूलधारी पुरुष हैं, जिनको कुछ हिस्टोरियन शिव के रूप में भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनका अंकन जो है यहां पर देखने को मिलता है। अब पॉइंट यह है कि यदि ये जो त्रिशूलधारी पुरुष हैं, गदा त्रिशूलधारी पुरुष, यदि इतिहासकारों की बात मान ली जाए कि ठीक है भैया कि ये यही शिव हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यदि यह अनुमान भविष्य में स्वीकार कर लिया जाता है तो ये शिव का मानव रूप में प्राचीनतम अंकन होगा। ठीक है, शिव का मानव रूप में प्राचीनतम अंकन हो जाएगा। किसकी मुद्राओं पे, माओस की मुद्राओं पे। अभी तक ये कंफर्म जो है कि एक्सेप्टेड नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये अभी जो है कि एक विवाद का विषय बना हुआ है। एक हिस्टोरियन का अपना जो ग्रुप है वो मानता है कि नहीं, ये जो त्रिशूलधारी पुरुष है, क्योंकि त्रिशूल से परंपरा किसकी जुड़ी हुई है, भगवान शिव की जुड़ी हुई है, इसी के आधार पर वो कहते हैं कि नहीं, ये जो परंपरा है वो किसकी भैया, ये शिव की है। और जिस दिन इस शिव को आइडेंटिफाई कर लिया गया, मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, तब से ये जो है शिव, भगवान शिव का ये प्राचीनतम मानव रूप में अंकन माना जाएगा। ठीक है, एजिलियस ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इस वंश के अन्य शासकों के सिक्कों पर घुड़सवार, चाबुक और हाथ में भाला लिए हुए अंकित दिखाई देते हैं। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, अभिषेक लक्ष्मी का प्राचीनतम अंकन इजलियस के जो सिक्कों पर हमें जो है देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है कि अभिषेक लक्ष्मी का प्राचीनतम अंकन किन की मुद्राओं पे मिला है। तो शक पहलव शासक जो एजिलियस हैं या एलिश हैं, उनकी मुद्राओं पर जो है प्राचीनतम अंकन जो अभिषेक लक्ष्मी है उनका देखने को मिलता है। इन्हीं एलिश के जो आपके सिल्वर क्वाइंस हैं, इनके सिक्कों पर जो डॉबशेक्युरी युगल वीरों, इन्हें यवन अनुसूतियों में यदि हम आपके ग्रीक स्कल्पचर्स कहें तो उसमें नाविकों के रक्षक के रूप में या फिर त्राता के रूप में जो है इनको डिफाइन किया गया है, जिनका अंकन इनकी मुद्राओं पे, एलिस की मुद्राओं पे जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो नाविकों का रक्षक या फिर त्राता का अंकन मिलता है। ठीक है, किसकी मुद्रा में भैया, तो ध्यान रखिएगा एजिलियस के, और साथ ही साथ आपको अभिषेक लक्ष्मी का अंकन बताया, और मैंने बताया था कि घुड़सवार चाबुक और हाथी में भाला के साथ जो अंकन है वो भी आपकी इनकी मुद्राओं पे मिलता है। अगले शासक है आपके गोंडो फर्नीस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सिक्कों पे खरोष्ठी लेख के साथ देवव्रत, अप्रतिहत, भ्रमिक की जो उपाधि है वह मिलती है। ठीक है, खरोष्ठी लेख के साथ देवव्रत, अप्रतिहत, भ्रमिक जैसे आपकी जो उपाधि है वह देखने को मिलती है। और सर्वप्रथम उसी ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था। तो देवव्रत उपाधि प्रयोग करने वाला, देवव्रत टाइटल यूज करने वाला सबसे पहला जो शासक है वह कौन है, गोंडो फर्नीस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे नासिक क्षेत्र जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा था नासिक महाराष्ट्र के ही क्षेत्र से जो नहपान है उन्होंने जुन्नार के क्षेत्र से काफी महत्वपूर्ण जो सिक्के हैं जारी किए थे, जब भी मैंने पढ़ाया। तो उसी नासिक क्षेत्र महाराष्ट्र से सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, वो आपका नहपान है, जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों ने जो है कि आज के इस छोटे से सेशन में आपको जो वेस्टर्न क्षत्रप थे, पश्चिमी क्षत्रप थे उनको, और शक पहलव शासक थे उनके जो मुद्राएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बारे में छोटी सी जो जानकारी है, जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताने का प्रयास किया। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तो जो प्राचीन भारतीय गणराज्य हैं उनके सिक्के और उनके आगे के जो आपकी मुद्राएं हैं उनको जो है कि एक एक करके हम आपके साथ जो है पॉइंट्स को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य जबरदस्त फैक्ट और पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।